बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1 का दूसरा पाठ पुनरावृत्ति करेंगे। दूसरा पाठ कृष्णा सोबती का लिखा हुआ पाठ है, जिसका नाम है बचपन। और बचपन सबको अच्छा लगता है और बचपन की बातें भी बहुत याद रहती हैं। तो आज हम लोग इस पाठ को फिर से पढ़ेंगे, बचपन, और देखते हैं लेखिका अपने बचपन के बारे में जो जो चीज़ें बताई हैं उसे हम लोग फिर से याद करेंगे। और शुरू करते हैं कृष्णा सोबती का लिखा हुआ ये पाठ बचपन। और प्रस्तुत पाठ जो है वो प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती के जीवन पर आधारित उनकी आत्मकथा का हिस्सा है। आत्मकथा कहते हैं अपने बारे में लिखना। इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन की मधुर यादों को ताज़ा करते हुए अनेक घटनाओं का वर्णन किया है। तो लेखिका ने इस आत्मकथा में तब के और आज के जीवन में आए बदलावों में अंतर स्पष्ट किया है। लेखिका इस पाठ के माध्यम से अपने बचपन को याद करते हुए पाठकों के हृदय को बचपन के सुखद स्मृतियों से भर देती हैं। तो यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि उनके बचपन में और आज के बच्चों के बचपन में क्या अंतर है, और उस समय क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी और आज उनका रूप क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लेखिका अपने इस पाठ के माध्यम से सबको बताना चाहती हैं। सबसे पहले हम लोग पाठ का सारांश देखेंगे और उसके बाद फिर पाठ के अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। लेखिका बच्चों को संबोधित करते हुए कहती है कि मैं अब आपकी दादी नानी की उम्र की हूँ। परिवार के लोग मुझे जीजी कहते हैं। अब इस उम्र में लेखिका अपने आप को बुजुर्ग महसूस करती हैं। बुजुर्ग मतलब बूढ़ा, क्योंकि उनका जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। अपने बचपन के बारे में बताते हुए वह कहती हैं कि पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जिनमें फ्रॉक, निकरवॉकर, स्कर्ट और लहंगे थे। अब मैं चूड़ीदार पजामी और घेरदार कुर्ते पहनती हूँ। मुझे अपने बचपन की फ़्रॉक अभी तक याद है। उन दिनों फ़्रॉक की जेब में रुमाल और सिर पर रंग बिरंगे रिबन का चलन था। उन्हें अपनी ट्यूनिक, मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में उन्हें अपने मोजे धोने पड़ते थे और जूते पॉलिश करने पड़ते थे। पहले के जूते अब की तरह आरामदायक नहीं होते थे, और तब तो नए जूतों के साथ पैरों के छालों का इलाज शुरू हो जाता था। बाहर जाते समय जूतों में लगाने के लिए रुई भी रखते थे, जिससे छाले न पड़े। हर शनिवार को हमें जैतून या अरंडी का तेल पीना पड़ता था। सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी, जिसकी गंध उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो हर शनिवार को जैतून का तेल या अरंडी का तेल पीना पड़ता था। लेखिका का कहना था कि उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे। आज की तरह रेडियो या टेलीविज़न नहीं हुआ करता था। लेखिका कहती हैं कि गर्मियों में बच्चे कुल्फ़ी, कचौड़ी और शहतूत तथा फालसे का शरबत पिया करते थे। आज इनकी जगह समोसा, पैटीज़ और शरबत की जगह कोक, पेप्सी ने ले लिया है। शिमला और दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। लेखिका अपने भाई बहनों के लिए शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाती थी। वहाँ की चॉकलेट भी खूब अच्छी होती थी। हफ्ते में एक बार चॉकलेट खाने की छूट थी और लेखिका बड़े आनंद और धैर्य के साथ चॉकलेट खाया करती थी। उन्हें शिमला के खट्टे मीठे फल और चेस्टनट भी याद आते हैं। और बचपन के दिनों में चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार गाना बहुत हिट हुआ था, और गर्म गर्म मसालेदार चने बड़े चाव से खाए जाते थे। और छुटपन में शिमला रिज पर घोड़ों की सवारी में उन्हें बहुत मज़ा आता था।
शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, जाखू का पहाड़ और चर्च की घंटियों की गूंज उन्हें आज भी याद है। शाम को रिज की रौनक और मॉल के दुकानों की चमक का अलग ही आकर्षण था। स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान पर शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना होता था। पिछली सदी के तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। उस समय आकाश में उड़ते जहाज़ के देखने की बड़ी उत्सुकता होती थी। मॉडल वाली दुकान के पास ही वह दुकान थी जिस पर मैंने पहली बार चश्मा बनवाया था, और आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। डॉक्टर ने कहा था कुछ दिनों बाद ऐनक उतर जाएगी, पर ऐनक कभी नहीं उतरी। इसके लिए लेखिका अपने आप को ही दोष देती हैं। रात में टेबल लैंप के सामने काम करने का नतीजा था। मेरा चचेरा भाई मुझे चश्मा लगाए देख बहुत चिढ़ाया करता था, और वह मुझे लंगूर जैसे कहकर मेरा मजाक बनाता था। मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी थी कि कहीं मैं सचमुच ही लंगूर जैसी तो नहीं। अब चश्मा चेहरे के साथ घुल मिल गया है, और अब भी काले फ्रेम का चश्मा और लंगूर सूरत वाली बात याद आ जाती है। लेखिका चश्मे के साथ काली टोपी लगाना पसंद करती हैं। मैंने कई रंगों की हिमाचली टोपियां जमा कर ली हैं जिन्हें वह आज भी लगाना पसंद करती हैं। तो इस तरह से लेखिका जो है वो अपने समय के बचपन का और आज के बचपन के बारे में भी बताती हैं। अब हम लोग यहाँ पर लेखिका ने किस प्रकार इस पाठ में अपने अनुभवों को, अपनी आत्मकथा को और अपने बचपन को उन्होंने अभिव्यक्त किया है, ये हम लोग देखेंगे। तो बचपन यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग। ऐसा लग रहा है जैसे लेखिका हमारे सामने बैठी हूँ और अपने बचपन की बात कह रही हूँ। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊँगी, और मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ। तो लेखिका जो है वो कहती हैं कि मैं तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना मतलब बड़ी उम्र का। सयाना कहते हैं बड़ी उम्र का महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, और अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ़्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ़्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ़्रॉक, और नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। फ्रिल कहते हैं चुन्नट को, जो बहुत सुंदर दिखाई देती है। और उन दिनों फ़्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तो उस समय जो है चौड़े चौड़े रिबन हुआ करते थे, और वो रंग बिरंगे होते थे, और उसको बालों में लगाकर उससे फूल जैसा बनाया जाता था, और वो जो है बच्चों को बहुत अच्छा लगता था, लड़कियों को। तो उस समय जो है रिबन का चलन था, और अब तो हेयर बैंड आ गया है और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं बच्चों का। तो उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल हुआ करता था और बालों में रंग बिरंगे रिबन हुआ करते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी,
और फर टकी थी, यानी उससे जो है वो गरम करता था। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, और दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है ये कलर का, और पहन के बच्चे बहुत सुंदर लग रहे होंगे। लेखिका भी बहुत सुंदर लग रही होंगी बचपन में। तो इस तरह से उनको जो है अपने ये कपड़े अच्छी तरह से याद हैं। मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यानी कि मोज़े और जूते पॉलिश करना, ये दोनों उन्हें खुद करना पड़ता था, और किसी भी नौकर या नौकरानी को धोने के लिए नहीं दिया जा सकता था। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। कभी भी बच्चों, तुम लोग कभी भी पॉलिश करके देखना। पॉलिश करते समय केवल पॉलिश लगा देने से चमक नहीं आती है। जब तक कि उसको ब्रश लेके खूब अच्छे से उसको जो है खूब रगड़ा जाए, ब्रश से खूब अच्छे से रगड़ा जाता है, तब जाकर उसमें पॉलिश की चमक उभरती है और जूता बिल्कुल नए की तरह चमकने लगता है। तो इस तरह से जो है इतवार यानी कि संडे, जिसे रविवार भी कहते हैं, बच्चे जो है इसी में लगाते थे और धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। तो सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। स्टॉकिंग कहते हैं कि लंबी जुराबें, लंबे मोजे जो होते हैं उसको स्टॉकिंग कहते हैं। स्टॉकिंग लंबी जुराबें, मोजे जो होते हैं, इसको जो है स्टॉकिंग कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई तरह के, किस्म कहते हैं प्रकार के, किस्म मतलब प्रकार, नए नए प्रकार के जूते जो है आने लगे हैं, और शू मतलब जूता होता है, शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं आरामदेह हैं, ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था, और लेखिका के समय में जो जूते मिलते थे उससे जो है छालों का इलाज भी सोचना पड़ता था, क्योंकि वो जूते जो है वो पैरों को काटते थे। उससे पैरों की स्किन जो है त्वचा छिल जाती थी और वो बहुत दर्द देते थे। तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। फ़र्क का मतलब है अंतर। हर शनिचर को हमें, शनिचर मतलब शनिवार, सैटरडे, हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। तो छोटे शीशे के गिलास हुआ करते थे और उसमें जो है जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे और उतना ही पीना रहता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। अब लेखिका को लगता है कि अगर उस समय ना पिए होते तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। अब लेखिका कहती हैं कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। ठीक खुराक जो यहाँ पे एक शब्द आया है, तो खुराक जो है, खुराक का अर्थ होता है सही नाप
एक डोज़ जितना कि पीना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये खुराक जो है डोज़ कि एक बार में उससे ज़्यादा नहीं पीना है, और अगर वो निशान न पड़ा हो तो ज़्यादा पी लेने से तबीयत बिगड़ भी सकती है। तो इस तरह से जो है लेखिका को ये दवा पीनी पड़ती थी। और ऑलिव ऑयल कहते हैं जैतून के तेल को। ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल। ऑलिव ऑयल जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल कहते हैं अरंडी का तेल। कैस्टर ऑयल कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल। और गंध कहते हैं खुशबू को। मतलब गंध, खुशबू। और खुराक यानी कि मात्रा जितना पीना है। ये नाप होता है एक नाप जितना कि पीना है। तो इस तरह से यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि अब मैं तुम्हें अपने बचपन के बारे में बताऊंगी। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, और हाँ, ये वो कहते हैं कि यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। यानी कि पहले के बच्चों में जो दिलचस्पी हुआ करती थी वो आज के बच्चों में नहीं मिलती है। तो याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन कहते हैं कि गाना सुनने का एक यंत्र जिससे कि गाना सुना जाता है। रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे उस समय, ग्रामोफोन हुआ करते थे। और हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, और कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गए हैं। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। आज अगर बच्चों को ये शरबत दिए जाए और एक तरफ कोक पेप्सी रख दिया जाए तो वे कोल्ड ड्रिंक को ही पीना ज़्यादा पसंद करेंगे, पेप्सी पीना, कोको कोला पीना ज़्यादा पसंद करेंगे, और शरबत पीना पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर शहतूत और फालसे के शरबत अगर दिया जाए तो बच्चे जो है कोक पेप्सी ही पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। तो वहाँ पर उनके बचपन में चॉकलेट भी था और पेस्ट्री भी थी जो बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करती थी। और हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, यानी कि वे सब खुद ये काम किया करते थे और ब्रेड लाने शिमला मॉल जाते थे। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, और वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, और जहाँ पर ये सारे आइटम रहते थे चॉकलेट और पेस्ट्री वाले, वहाँ पे बहुत ही अच्छी सुगंध आती थी, एकदम मन भावनी, मतलब मन को अच्छी लगने वाली। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती थी। तो लेखिका जो है चॉकलेट को तुरंत खाकर ख़त्म नहीं करती थी, उन्हें लेटकर मज़े ले लेकर थोड़ा थोड़ा खाती थी, और उनके पास स्टॉक भी बहुत रहता था इसका। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल और कुछ गुलाबी रस भरी कसमल
सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। और चेस्टनट एक और गज़ब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। तो इस तरह से चेस्टनट को आग पर भूनकर वो लोग खाते थे। चने ज़ोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने ज़ोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। निरा हाथ मतलब कि पूरी तरह से हाथ का कमाल है। और नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था, क्योंकि जो चना जोर गरम बेचते थे वो भी इसे गाते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। यानी कि एक एक चना पापड़ी मुख में डालते थे और उसी के साथ ही कदम भी आगे बढ़ते जाते थे और इसमें चलने का एक अलग ही मज़ा था। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था और हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। कमतर करके समझते यानी कि उसका महत्व कम समझते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। हृष्ट पुष्ट मतलब हट्टा कट्टा जो है, मोटे ताजे। हृष्ट पुष्ट मतलब मोटे ताजे और जो देखने ही से लगे कि बहुत स्वस्थ हैं। और अभी लेखिका उन घोड़ों के बारे में ज़्यादा नहीं बात करना चाहती हैं, तो उन्होंने इसे टाल दिया कि उनकी बात फिर कभी करेंगे। और शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च और चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं और दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगीं। रिच पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। कोलाहल कहते हैं शोर को। और यहाँ पर वर्णन है प्रकृति का कि वहाँ पर जब सूर्यास्त होता है तो गुलाबी सुनहरी धारियाँ या नीले आसमान पर फैल जाती हैं और दूर दूर तक पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते हैं, अर्थात अंधेरा छाने लगता है और देखते देखते लाइट जल जाती है और बत्तियाँ टिमटिमाने लगती हैं। बत्तियाँ कहते हैं बल्ब को, लाइट को। और रिच पर की रौनक और मॉल और रात में तो शहर की रौनक देखते ही बनती है। बहुत ही सुंदर दिखाई देता है स्कैंडल पॉइंट और वहाँ पे भीड़ इतनी हो जाती है कि वहाँ पे शोर होने लगता है, कोलाहल होने लगता है। कोलाहल का अर्थ होता है शोर, कोलाहल। तो इस तरह से यहाँ पर वो शोर सुनाई देता है। और अब लेखिका आगे बताती हैं कि सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते और दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। और दिखता क्या था, एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, और यह देखो और वह गायब, यानी कि इधर दिखाई देता था और उधर गायब हो जाता था।
इतनी उसकी रफ़्तार जो है, स्पीड बहुत ही तेज़ लगती थी। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती, और यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ, और जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया था तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही हो। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की? नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब सा लगा। तो यहाँ पर जो है, जब पहली बार चश्मा लगाया जाता है तो बड़ा अजीब सा लगता है, और लेखिका के साथ भी ऐसा ही हुआ, और उसके चचेरे भाई उसे चिढ़ाने लगे लंगूर की सूरत बोलकर। तो इस तरह से मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। और तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, और कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, और कहाँ सहज सहज सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ, और कहाँ दुपट्टा संभालना, और कहाँ ये जो है सहज सहज और सुभीते वाली टोपियाँ कहने से मतलब है कि वे जो है बहुत ही आरामदायक और संभालने में बहुत ही सरल वो टोपियाँ होती थी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो सहज का अर्थ होता है आरामदायक। सहज मतलब आरामदायक। तो सहज आरामदायक टोपियाँ अब लेखिका को लगाने का शौक़ हो गया था, और अब वो जो है उसको लगाया करती थी। तो इस तरह से लेखिका ने अपने बचपन के बारे में विस्तार से बताया, खाने पीने से लेके, पहनने से लेके, और उनका समय कैसे बीतता था और वो क्या क्या करती थी, ये सब उन्होंने बताया। और लोग उनको क्या कहकर बुलाते थे, जीजी कहकर बुलाते थे। और वो कहती हैं कि मैं अब अपने आप को सयाना महसूस करती हूँ, और सयाना कहने का मतलब है कि मैं अपने आप को अब बड़ा बुज़ुर्ग जैसे होते हैं वैसा महसूस करती हूँ। तो यहाँ पर जो है लेखिका, किसी को ये एक शब्द यहाँ पर आया कमतर। कमतर का मतलब होता है छोटा। कमतर का मतलब होता है छोटा। किसी किसी को कमतर आंकना, छोटा आंकना, कमतर, कम समझना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर लेखिका जो है वो उसको कमतर आंकती थी। और इस पाठ के माध्यम से उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया कि बचपन में वो लैंप के आगे बैठकर पढ़ती थी, दिन की रोशनी को छोड़कर। तो दिन की रोशनी में काम ना करके रात को लैंप के आगे काम करती थी, जिससे कि उन्हें चश्मा लग गया। आँखों पे ज़ोर पड़ता है
और जो सूर्य का प्रकाश होता है वो हमें आँखों के लिए बहुत ही आरामदायक होता है और उससे आँखें जल्दी नहीं ख़राब होती हैं। लेकिन लैंप पर जो है आँखों पर ज़ोर पड़ता है, जिससे कि आँखों पर चश्मा लग जाता है। लेकिन अब ये सुविधा है कि डॉक्टर जो है वो चेक करके अगर किसी की पास का या दूर की नज़र कमज़ोर होती है तो वो चश्मा लगाकर ठीक हो जाता है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।